हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये पेपर सीरीज हमने चालू किया हुआ है 2024 का केमिस्ट्री का जो पेपर था 347 FZ, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर लिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका एक दूसरे में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये थे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 4 ये था डिफाइन सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन की बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको डिफाइन करना सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन कितने 3 मार्क्स में था, तो 1 नंबर में तो डेफिनेशन रहा होगा इसका, और 2 नंबर में जो अगला पार्ट है 2 मार्क्स में रहा होगा। तो सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more than 2 components, of 2 or more than 2 components। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। 1 नंबर में इतना काफी है। हाँ, बता सकते हैं होमोजेनियस से हमारा क्या मतलब है? होमोजेनियस मींस कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर सिमिलर थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, ये होमोजेनियस का मिक्सचर का मीनिंग है। ठीक है, अब इसका पूछा है इन हाउ मेनी वेज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो देखो सेकंड पार्ट का आंसर, एक तो मोलेलिटी भी कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। मोलेलिटी जो ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में क्वेश्चन में कई बार आ चुका, 2 बार ही आ चुका मोलेलिटी। तो मोलेलिटी की डेफिनेशन आप लिख देंगे मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, करेक्ट है, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। और सेकंड वे डिफाइन करने का कंसंट्रेशन का एक होता है मोलेरिटी। मोलेरिटी, ठीक है, इसको डिफरेंस करने के लिए कैपिटल एम से लिखते हैं। तो यहां पर न्यूमरेटर तो सेम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर वॉल्यूम कंसिडर करना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये 2 हमने मेथड लिख दिए इन विच वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलेरिटी में आपको मास देखना होता है, और मोलेरिटी में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर देखना होता है। ठीक है, तो टू द पॉइंट आंसर लिखना आपको आना चाहिए। देखो 2 पार्ट थे, पहले पार्ट में डेफिनेशन दी, 1 नंबर में डेफिनेशन लिख दिया। फिर पूछा कितने तरीके से कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, बिकॉज 2 नंबर में तो ये 2 फॉर्मूले लिख देंगे आप। अदरवाइज एक तीसरा मेथड मोल फ्रैक्शन भी हो सकता था, वो भी इसी पेपर में एक क्वेश्चन में था, भी डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो में, उसको भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। तो ये हो गया इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ओके, कर लिया आपने। देन इसका सेकंड पार्ट, हाँ, डिफाइन द कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। देखो अच्छा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो एक्चुअली इसका पूरा बेसिक देखो आप, कंडक्टेंस जो टर्म है ना, कंडक्टेंस, एक्चुअली कंडक्टेंस को हम जी से इंडिकेट करते हैं। जो मेन क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है वो है कंडक्टेंस। ठीक है, तो टू द पॉइंट डेफिनेशन, इसको जी से तो इंडिकेट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं करेंगे, बस कंडक्टेंस पूछा है, कंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देंगे। ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का होता है रो और एल बाई ए। ठीक है, यहां पर आर रेजिस्टेंस है, और ये जो रो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम में मेजर करते हैं, और इस रो की जो यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की होती है ओम सेंटीमीटर। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से? देखो, अब कंडक्टेंस का फॉर्मूला बना देंगे हम यहां से। हमसे तो कंडक्टेंस पूछा है ना, तो जी की डेफिनेशन हमने क्या डिफाइन किया है? जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन रो, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल। और 1 बाई रो के रेसिप्रोकल को हम लिखते हैं एक्चुअली कप्पा, ऐसे बनाते हैं कप्पा, कंडक्टिविटी बोलेंगे इसको, ए बाई एल।
ठीक है, G इक्वल टू के ए बाई एल, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, कप्पा इज एयर कॉल्ड कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी ज्यादा यूज करते हैं, कंडक्टिविटी। अब देखो यूनिट ध्यान से देखो, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, जो रो की यूनिट थी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रो की यूनिट क्या थी, ओम सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, साइमन। ठीक ना, साइमन लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। यूनिट भी आपसे पूछ सकता है। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा K इक्वल टू जी एल बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी। ठीक है, और जनरली हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। आप देखो कहीं भी यदि कंडक्टेंस वर्ड लिया हुआ ना, दैट मीन्स कंडक्टिविटी की बात करेंगे हम। और मोलर कंडक्टेंस है तो उसको लैम्डा एम से लिखते हैं, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। इसका फॉर्मूला होता है 1000 कप्पा बाई सी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस का। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कंडक्टेंस डिफाइन कर दिया, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। अब पूछा है देयर वेरिएशन विद द कंसंट्रेशन। तो देखो इसमें तो क्लियर दिख रहा है, मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन क्या होगा, रिवर्स होगा। यदि आपने कंसंट्रेशन को कम कर दिया, कंसंट्रेशन कम करने से मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, वो तो फॉर्मूले से ही क्लियर है। बट ये जो कंडक्टिविटी होती है, ये एक्चुअली कंसंट्रेशन कम करने से ये कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। बिकॉज आप ऐसे देखो ना, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होता है, पर कब, जब ये दोनों क्वांटिटी वन रिजल्ट देती हैं। देखो L क्या होती है, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर मान लो, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, तो ये पूरा वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जब आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन मींस आप सॉल्वेंट डाल रहे हो, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन को देखो, दो चीजें हैं, हमसे वेरिएशन पूछा विद कंसंट्रेशन, तो डाइल्यूशन हम करते हैं एक्चुअली, डाइल्यूशन आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन किससे क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पर सेंटीमीटर क्यूब जो नंबर ऑफ आयंस होंगे दैट कैरी करंट विल डिक्रीज। जब आप 1 सेंटीमीटर क्यूब छोटे से वॉल्यूम की कंडक्टिविटी देख रहे हो, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, एक छोटे से सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस होता है, आपने डाइल्यूशन कर दिया, तो जो आयंस इसके अंदर थे जिसकी वजह से करंट थी, वो आयंस बाहर निकल जाएंगे ना, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, वो ज्यादा वॉल्यूम में फैल जाएंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, बट मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हो गया। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। अगला इसका सी पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से था, तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कर देंगे, डेफिनेशन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, आप पूरा वर्ड लिखेंगे, मैं शॉर्ट में से लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, आप पूरा वर्ड लिखना, इन विच rate of reaction changes linearly। ठीक है ना, rate of reaction changes linearly with concentration of reactant, with concentration of reactant, that means rate is proportional to concentration power 1, R इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ए। और इसको फिर जब ड्राइव करते हैं तो यहां पे जो रेट लॉ निकल के आता है वो आता है के टी इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे यहाँ पर। वैसे ना आपको यदि डायरेक्शन देखने हैं तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स का पूरा एक सीरीज किया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, देखना 14 वीडियोस हैं। उसमें 12th क्लास ही नहीं, केवल 11 12th नहीं, उसमें IIT जेई नीट और IIT जेम, CSIR नेट, गेट, टिफर, ONGC, कोई भी XYZ एग्जाम, UPSC UPPSC, आप किसी भी एग्जाम में काइनेटिक्स के क्वेश्चन फेस करना है तो उस प्ले लिस्ट को देख लेना। 14 लेक्चर्स का पूरा एक प्ले लिस्ट है, केमिकल काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, सभी ऑर्डर्स की डेफिनेशन, उनके फॉर्मूले सब ड्राइव किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गया और इसका फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं एक्चुअली। तो आप ऐसे देखो, इसने 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो एक बार इस फॉर्मूले को लिख लेंगे हम, K1 T1 इक्वल टू Ln। इनिशियल कंसंट्रेशन देखो पहले केस में क्या दी हुई है, इसने जो पहला डाटा दिया हुआ है, या इसको अगली स्लाइड से करते हैं। देखो
ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। हाँ, आप रीडिंग ध्यान से देखो। पहले केस में इसने क्या किया, द टाइम टेकिंग बिकमिंग 0.4 फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6। तो देखो सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन में 0.6 दिया हुआ है, और वो कितना हो गया, वो जो पहला रीडिंग हमें दिया हुआ फर्स्ट रीडिंग हमारे केस में 0.4 हो गया। कितने टाइम में हुआ ये 5 मिनट्स में हुआ। 5 मिनट्स में कंसंट्रेशन 0.4 हो जाता है। अब क्वेश्चन ये कि कितने टाइम में वो कंसंट्रेशन 0.3 हो जाएगा। सेकेंड रीडिंग आपसे 0.3 पूछा हुआ है, तो ये किस टाइम पर होगा, ठीक है, टाइमिंग आपको बताना है। तो ये तो अंडरस्टूड है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा एज द टाइम इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज। तो देखो रेट लॉ जो हमने लिखा हुआ था अभी, के टी इक्वल टू एल एन टी नॉट बाई सी टी, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। के वन देखो, के वन टी वन पहला टाइमिंग एल एन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.6 और बचा कितना 0.4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, एल एन ये 3/2 हो गया, 1.5 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस, अब देखो K1 तो K1 ही रहेगा, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, उसे 2 नहीं लिखेंगे आप। तो K1 हाँ टाइम चेंज है T2, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है ln। इनिशियल इस बार भी सेम है 0.6, बट टाइम टी की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए इस बार 0.3 रिक्वायर्ड है इस बार। तो देखो ln 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या फाइंड आउट करना है T2, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन नंबर 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, तो K1 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, K1 से K1 कट जाएगा, और यहां पर बस आपको ln 2 अपॉन ln 1.5 की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो फाइनली यहां से देखो ये आ जाएगा T2 इक्वल टू ln 2 अपॉन ln 1.5, इन सबको सॉल्व कर लेंगे आप कैलकुलेटर से, और इनटू T1, और पहला टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, ln 2 अपॉन ln 1.5 और इनटू 5, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिनट आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट करके देखा हुआ था, आप भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। करो जल्दी से कॉपी, चेक कर लो आप, आंसर आ रहा होगा इतना। 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक्चुअली Fe2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है और Mn3+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। एक्चुअली आप फर्स्ट पार्ट देखो इसमें पहले, ठीक है ना, फर्स्ट वन देखो, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं आर्गन और 3d6 4s2, ठीक है। अब देखो जब Fe2+ बनता है तो Fe2+ बनने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा आर्गन और 3d6 बचेगा। अब देखो हम जानते हैं कि d ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमें एक रिजल्ट ये भी पता है कि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम होता है। अभी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, इन केस Fe एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर दे तो d5 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। यदि Fe एक इलेक्ट्रॉन का और भी रिलीज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो Fe3+ क्या अचीव कर लेगा आर्गन और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो इसीलिए Fe एक रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करता है। आप ये लिखेंगे Fe2+ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू Fe3+, बिकॉज इन दिस प्रोसेस Fe2+ लूजेज ए इलेक्ट्रॉन एंड इट अचीव्स ए स्टेबल d5 कॉन्फ़िगरेशन। सेम थिंग Mn के लिए लिखेंगे आप, देखो Mn के केस में क्या होता है, SCTI-VCr-Mn 25 होता है ये, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन 3d5 और 4s2, ठीक है। अब यहां से Mn3+ किया, एक्चुअली Mn3+ में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बचेगा, देखो Ar 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक यहां से निकलेगा d4। अब ये देखो इसके स्टेबल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। यहां पर देखो यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसने लूज कर दिया था, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, बिकॉज d5 सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप ये लिखेंगे Mn3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कैन बी इजिली रिड्यूस टू Mn2+।
आप इसका इजीली रिडक्शन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इसका रिडक्शन होकर बन जाएगा Mn2+, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा D5। तो इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करता है। तो फाइनली ये Mn3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कैन बी इजिली रिड्यूस टू Mn2+। ठीक है, नोट कर लिया आपने? जल्दी से कॉपी करो। इसी स्लाइड पे दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। मैं इसको रफ करता हूं अब। नोट कर लिया आपने? एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, बहुत टू द पॉइंट लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है लेकिन जिंक नहीं होता है। एक्चुअली इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आंसर है। स्कैंडियम कितना होता है? 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे आप? आर्गन 3d1 एंड 4s2। ठीक है, और जिंक एटॉमिक नंबर 30 होता भी है, दिया हुआ भी है। इसको लिखेंगे आर्गन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तक तो यहां पर ऐसे में आएगा, और 3d10 4s2। एक्चुअली आप ऐसे देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल। ये डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डी सबसेल इनकम्प्लीट होती है। तो देखो ध्यान से, स्कैंडियम में तो ऐसा है जिसकी डी सबसेल इनकम्प्लीट है, देखो ये फुलफिल्ड कहां है, लेकिन जिंक में क्या है? ये कंप्लीट डी सबसेल है। तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। ट्रांजिशन एलिमेंट वही होगा जिसकी डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होगी, इनकम्प्लीट फिल्ड होगी। तो ये स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। बस इतना लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी स्लाइड पे करेंगे। अच्छा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर जो थर्ड लिखा हुआ है ना, वो इसी में कर देते हैं हम। नंबर थर्ड, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका एक्चुअली पूछा हुआ है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स वर्क एज गुड कैटलिस्ट। एक्चुअली इसका रीजन ये होता है कि ये दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। टू द पॉइंट तो ये आंसर है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट्स एज गुड कैटलिस्ट बिकॉज का मैं लिखता हूं, बिकॉज दे हैव या दे कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मींस एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। जैसे ना स्कैंडियम तो +3 दिखाता है केवल, लेकिन टाइटेनियम +3 +4 भी दिखा सकता है। वनेडियम +3 +4 +5 भी दिखा सकता है, और क्रोमियम +3 +4 +5 +6 भी दिखा सकता है। तो इस तरह से एक ही एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। तो कभी वो रिड्यूस हो जाएगा, कभी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसलिए वो गुड कैटलिस्ट के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो देखने के लिए अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। थैंक यू।